तो साथियों नमस्कार। डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन स्वीकार करें। आप सब अच्छे होंगे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और लगातार पढ़ रहे होंगे और परीक्षाओं के लिए जुटे हुए होंगे। अभी बीपीएससी टियर 3 की परीक्षाओं की तैयारी में आप जुटे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। परीक्षा की तिथियां नियत हो चुकी हैं और आपकी परीक्षाएं भी अच्छी जाएंगी। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और ये प्रश्न कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं, इसके अलावा जो प्रश्न बन सकते हैं, तो दोनों प्रश्नों का संग्रह एक साथ रखा गया है और ये उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, यूजीसी के लिए महत्वपूर्ण है, यूके एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश सीएलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। जिन भी परीक्षाओं में भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और भाषा विज्ञान के इन्हीं प्रश्नों से लगभग आपके प्रश्न फंसने तय हैं, आने तय हैं। तो एक बार आप सब बता दीजिए कि वीडियो चल रहा है और आवाज आप सबको मिल पा रही है। देखिए, आज जो समय है वो रविवार का है, छुट्टियां हैं और सभी स्वाभाविक है कि आज घर पे आनंद ले रहे होंगे और इसी बीच में हम लोग तैयारी भी शुरू कर दिए हैं, तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारवां और जल्दी से आप सब बता दीजिए कि आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक है। आज का सबसे पहला प्रश्न, आज के सबसे पहले प्रश्न पर हम सब पहुंचेंगे और साथियों, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो यहां जवाब देना है कि जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, उसकी मूल स्रोत कौन सी भाषा रही है। तो आप जानते हैं कि भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले हमारी संस्कृत ही दो भागों में विभक्त हो जाती है। हमारी संस्कृत दो भागों में विभक्त होती है और वो दो भाग कौन से हैं? तो दो भाग हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और एक हमारी हो जाती है लौकिक संस्कृत। साथियों, वैदिक और लौकिक हम यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? वैदिक और लौकिक है क्या? तो दरअसल वैदिक का मतलब होता है, वेद में इक प्रत्यय लगने से शब्द बना है वैदिक, जहां पर वेद इत्यादि जिस भाषा में लिखे गए, यानी जिसमें वेद इत्यादि लिखे गए वो वैदिक हो गई। और उसके बाद में लौकिक, यानी कि जो आम लोगों की भाषा थी, जन की भाषा थी, उस भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक संस्कृत में हो जाता है। जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, वह लौकिक संस्कृत में है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया, वह लौकिक संस्कृत में है। और अगर हम देखें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद इत्यादि जो लिखे गए, यह वैदिक संस्कृत में लिखे गए। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यह दो प्रकार की स्थितियां यहां पर रही हैं। अब यहां पूछा गया कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा रही है। तो सबसे पहले जो मूल आता है, जो सबसे पहले आता है, संस्कृत में भी सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है और वैदिक संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, राइट आंसर तो हम सब जान गए हैं कि वैदिक संस्कृत इसका सही उत्तर होगा, लेकिन वैदिक संस्कृत के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैदिक संस्कृत है क्या। वैदिक संस्कृत में कितने स्वर और कितने व्यंजन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। यहां स्वरों की संख्या साथियों 13 है और व्यंजनों की संख्या 39 है। 13 और 39 जोड़े तो 9 3 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, कुल 52 वर्ण आपके पाए जाते हैं वैदिक संस्कृत में। तो एक प्रश्न यह पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ 52 वर्ण पाए गए हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं, कौन कौन से स्वर मिले हैं। तो स्वरों की ओर अगर ध्यान दे तो यहां पर वैदिक संस्कृत में थोड़ा सा मतभेद देखने के लिए मिलता है और यह मतभेद भी एक प्रश्न का कारण बनता है। एक अलग तरह का प्रश्न यहां बनता है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जब ध्वनियों की संख्या
पर सवाल आता है तो अलग अलग बनता है। धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी, इन सब ने 52 माना है और हरदेव बाहरी ने इनकी संख्या, स्वरों की संख्या जो है वो 14 मानी है। यानी यहां पर जो पूरा वर्ग है वो 52 मान रहा है। लेकिन हरदेव बाहरी की बात करें, किसकी बात करें, हरदेव बाहरी की बात करें, तो हरदेव बाहरी साहब स्वरों की संख्या कितना मानते हैं, 14 मानते हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी मानते हैं, 39 मानते हैं। इस प्रकार हरदेव बाहरी कुल एक वर्ण अधिक कर लेते हैं बाकियों की तुलना में। वैदिक संस्कृत क्या है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद थे। और इसमें क्या क्या है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 वचन और 3 लिंग यहाँ पाए जाते हैं। 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इस तरीके से इसमें 8 विभक्तियां मिलती हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 वचन पाए गए, 3 लिंग पाए गए, ठीक है, 3 वाच्य पाए गए और 8 प्रकार की विभक्तियां आपको देखने के लिए मिलती हैं वैदिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है और वैदिक संस्कृत ही मूल भाषाओं का मूल स्रोत है। अब इसका विकास किस रूप में हुआ, मैंने भी आपको चर्चा करके बताया कि सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद इसका एक रूप हमको देखने के लिए मिलता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी, इसके व्याकरण के नियम जो थे वह स्पष्ट नहीं थे, और स्पष्ट कब होता है, लौकिक संस्कृत में, जब पाणिनि महोदय ने एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि दवा को हिलाकर मरीज को पिलाना है कि मरीज को हिलाकर दवा पिलानी है, तो एक बड़ा प्रश्न उठ जाएगा। किसका जवाब कैसे देंगे, तो व्याकरण से देंगे। व्याकरण जो है वो भाषा को नियमित करता है, संयमित करता है, अनुशासित करता है। और संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में कोई इस तरह से व्याकरण नहीं था, व्याकरण के नियम अलग अलग थे। इसी वजह से कई भाषा में जो स्थिरता है वो नहीं मिलती वैदिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत में स्थिरता मिलती है अष्टाध्यायी की रचना के बाद, जब पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना करते हैं। लौकिक संस्कृत के बाद इसका विकास होता है पाली भाषा में, पाली के बाद आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा के बाद एक इसका बदला हुआ रूप आता है अवहट्ट भाषा, और अवहट्ट के बाद एक भाषा इसी का रूप आ जाता है पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी के बाद आज हम लोग जिसमें बातचीत कर रहे हैं वह कौन सी है, मानक हिंदी है। तो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज हम जहां तक पहुंच गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मानक हिंदी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आज का दूसरा प्रश्न, जितने भी लोग आए हैं सबका स्वागत है, नमस्कार है सबको। कमलेश ठाकुर जी नमस्कार। बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वीडियो को, कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आ जाएं और सवालों के जवाब दें। देखिए, जब आप किसी विषय में अपना कमेंट करते हैं, किसी तथ्य को उजागर करने के लिए अपनी बात को रखते हैं, तो वो कंटेंट, वो तथ्य आपको याद हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ दो काम कर रहे हैं, लिखने का काम, देखने का काम और सोचने का काम, जिसकी वजह से आपकी वो तैयारी पुख्ता हो जाती है, वो आपका फैक्ट तैयार हो जाता है। तो आप सबको कमेंट करना चाहिए। चलिए, तो अमृता सिंह जी आ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। गुड़िया, क्या नाम है, गुड़िया जी आ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है साथियों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? चलिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा गया है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के तहत आती हैं? देखिए, जब भी हम भाषा परिवार की बात करते हैं, जब भी हम भाषा परिवार की बात करते हैं, तो भाषाओं की जन्म को लेकर एक स्थिति आ जाती है कि भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। देखिए, हम भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? हम भाषाओं का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं? तो भाषाओं को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए प्रमुख रूप से 2 आधार हमारे यहाँ मिलते हैं। प्रमुख रूप से 2 आधार मिलते हैं साथियों। एक आधार आपका क्या होता है?
आकृत मूलक होता है और एक होता है पारिवारिक वर्गीकरण। तो देखते हैं कि आकृत मूलक वर्गीकरण क्या है। तो एक तो साथियों मिलता है आकृत मूलक वर्गीकरण, और एक वर्गीकरण मिलता है जिसे हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसका निर्णय करते हैं, कैसे इसको खोजते हैं। जैसे हम अपने ऊपर बात ले लेते हैं कि अगर आप उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत के हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं और हम लोग मणिपुर चले जाएं और मणिपुर जाकर कहें कि हम तो मणिपुर के ही रहने वाले हैं, तो हमारी आकृति को देखकर, हमारे शरीर के अंगों की बनावट को देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि हम मणिपुर के नहीं हैं। और अगर कोई मणिपुर का आकर उत्तर प्रदेश में कहे कि मैं यहीं का जन्म लिया हूं, मेरे माता पिता 10 पीढ़ियों से उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं, तब भी उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। यानी कि प्रकृति का बड़ा प्रभाव होता है, नेचर सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो यहाँ भाषाओं पर भी वही बात लागू होती है कि भाषाएं जो होती हैं या तो आकृत मूलक वर्गीकरण के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है, या तो उनका पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर, बनावट के आधार पर। आकृत मूलक वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसमें पद रचना के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। और विश्व की सभी भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने आकृत मूलक के आधार पर किया? तो एक वैज्ञानिक प्रोफेसर स्लेगल महोदय, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर स्लेगल महोदय ने सबसे पहली बार आकृत मूलक के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। आकृत मूलक के आधार पर मुख्य तौर पर भाषाओं को दो भागों में बांटा जाता है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो कौन कौन से हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे हम कहते हैं अयोगात्मक और योगात्मक। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? अयोगात्मक कहते हैं और योगात्मक कहते हैं। देखिए मैं आज सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्रयास करूंगा किसी भाषा विज्ञान की क्लास में आपको बता दूं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो वर्गीकरण हुआ किस आधार पर? आकृत मूलक के आधार पर, आकृत यानी बनावट के आधार पर, अयोगात्मक और योगात्मक हुआ। अब इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए एक शब्द मिलेगा प्रकृति और प्रत्यय। क्या मिलेगा? शब्द प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति का मतलब नेचर। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो नेचर ही यही है कि मैं हर बात को हंस के टाल देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते भी होंगे, भाई मेरा तो नेचर ही है कि मैं हंस के बात को टाल देता हूं, मैं सीरियस नहीं लेता हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ये प्रकृति ही है, मेरा नेचर ही है। यानी यहां बात की जा रही है प्रकृति और प्रत्यय की। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें जो प्रकृति के शब्द यानी मूल शब्द है उससे प्रत्यय चिपके हुए होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हो जिसमें प्रकृति और प्रत्यय को आप अलग अलग कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट करने के लिए हम आपको ये दिखाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा है पढ़ाई, शब्द लिखा है पढ़ाई, तो पढ़ाई शब्द में मैंने कहा कि आप प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करिए। तो कहा गुरुजी बहुत आसान है, मैं कर दूंगा। एक शब्द होगा पढ़ना और दूसरा शब्द हो गया आई, मैंने अलग कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा। तो जिसमें प्रकृति और प्रत्यय बहुत आसानी से दिखाए रहते हैं, वो भाषा किस प्रकार की होती है? वह भाषा होती है वियोगात्मक। और जिसमें हम प्रकृति और प्रत्यय को आसानी से अलग न कर सकें, जैसे हमने कहा पठतः, हमने कहा पठतः, तो पठतः में बहुत सारे लोग कहेंगे कि गुरुजी ये बहुत आसान है, मैं भी कर दूंगा। तो हमने कहा करिए, तो उन्होंने कहा सर हमने लिखा यहाँ पठ और फिर लिख दिया तह। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं जो संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो लोग पढ़े होंगे, किस प्रकार से पढ़ते हैं संस्कृत को? पढ़ते हैं प्रत्यय सु जस अमौ षष्टाभ्याम भिस, तो सुप्रत्यय लग देते हैं पठ में, तो बन जाता है पठतः। यानी इसमें दिख तो रहा है तह, अह की मात्रा, लेकिन सुप्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है। यानी इसमें आसानी से अलग नहीं कर सकते। अंग्रेजी में हम देखें मूल शब्द है रीड, READ, और इसमें आईएनजी हमने लगा दिया, तो रीडिंग से मूल शब्द और आईएनजी हम बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। तो जिन भी भाषाओं में हम प्रकृति और प्रत्यय मूल शब्दों से प्रत्ययों को आसानी से अलग कर सकते हैं, वह भाषा वियोगात्मक हो जाती है। और जिसमें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं उसको हम संयोगात्मक कहते हैं, क्योंकि संयोग में क्या होता है? बहुत ताकत होती है।
संयोग में इतना ताकत होती है कि आप देखेंगे भोजपुरी में बहुत सारे गाना बने हुए हैं, हरियाणवी में बहुत सारे गाने बने हुए हैं संयोगात्मक पर कि तने छाती से लगा ले रू रे और जो है छतिया से चपकाई ले रे, मतलब इस तरह से बहुत सारे गाने जिसमें चिपकाने की बात की गई है। मतलब ये कि इतना तेजी से पकड़ लिया जाए, इतनी तेजी से बाउंडिंग हो जाए कि कोई अलग न कर सके। तो यहाँ पर क्या है कि जहां शब्दों को आसानी से आप अलग न कर सकें उनकी बाउंडिंग को, वहां पर वो वियोगात्मक नहीं संयोगात्मक होते हैं। यहाँ बात की जा रही है भाषाओं की, तो जब हमने देखा कि हम ये किस आधार पर जान रहे हैं, तो ये तो आकृत मूलक के आधार पर हमने इनका विभाजन किया। आकृत मूलक आधार पर जब हमने विभाजन किया तो पाया कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, वियोगात्मक भाषा है, और संस्कृत किस प्रकार की भाषा है, संयोगात्मक भाषा है। और भारत की जितनी भी, विश्व की जितनी भी प्राचीनतम भाषाएं हैं, सब में संयोग की अवस्थाएं पाई जाती हैं, और जितनी नवीनतम भाषाएं हैं उसमें वियोग की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब यहां बात करेंगे पारिवारिक वर्गीकरण के तहत। अब जब हम पारिवारिक वर्गीकरण पे चलते हैं तो पारिवारिक वर्गीकरण में इनको हम किस प्रकार से बांटते हैं, तो पारिवारिक वर्गीकरण में बाहरों, अब या अगर देखें तो भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भाषा परिवारों को बांटा गया है। आप जानते हैं कि भौगोलिक आधार पर भाषा परिवारों का विभाजन किया गया है, और कुल मिलाकर 4 भूखंड हैं। विश्व में कितने भूखंड हैं, तो 4 भूखंड हैं, और उन 4 भूखंडों के आधार पर पूरे भाषा के परिवारों को बांटा गया है, जिसमें यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत और अमेरिका, ये 4 भूखंड हैं। 4 भूखंडों में हमने पूरे भाषा परिवार को बांट दिया है। और पहला जो भाषा खंड है जिसे हम यूरेशिया भूखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेशिया भूखंड कहते हैं, और यूरेशिया भूखंड में ही हमारी भाषाएं हमको मिल जाती हैं। यूरेशिया शब्द बना है यूरोप और एशिया के मिलन से, और इसमें भारतीय परिवार की भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा, काकेसी और उत्तर अलाई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार, इस तरह की भाषा परिवार आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारोपीय परिवार, यूरेशिया भूखंड में एक आता है भारोपीय परिवार की भाषा। भारोपीय परिवार यानी भारत और यूरोप का जो सम्मिलित रूप है उसे भारोपीय परिवार के नाम से जानते हैं। और साथियों, जब भारोपीय परिवार की बात करते हैं हम, भारत और यूरोप परिवार की बात करते हैं हम, तो इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसे हम सतम और केंतुम वर्ग में बांट देते हैं। सतम और केंतुम वर्ग में बांट देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहा हूं। शतम वर्ग की भाषा कौन सी है और केंतुम वर्ग की भाषा कौन सी है, यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। दरअसल शतम वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिस भी भाषा में 100 का उच्चारण स से होता हो, 100 का उच्चारण स से होता हो, वह शतम वर्ग की भाषाएं हैं। और जिसमें भी 100 का उच्चारण, 100 का उच्चारण के से होता हो, उसे हम केंतुम वर्ग की भाषाओं में रखते हैं। तो यहां हम बात करते हैं कि शतम वर्ग की भाषाएं कौन सी आ जाएंगी, तो भारत ईरानी यानी कि आर्य परिवार की भाषा, भारत ईरानी यानी कि जो आर्य परिवार की भाषाएं हैं, आर्य भाषा है, यह शतम वर्ग की भाषा है। तो जितनी भी आर्य परिवार की भाषाएं हैं, इसमें 100 का उच्चारण, 100 गिनती का उच्चारण, ये किसमें हो जाता है, 100 में न होकर, के में न होकर स में होता है। तो बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और आल्बानी, इन सब में 100 होता है। केंतुम वर्ग में जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटलिक भाषाएं आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी भारत में भाषाएं हैं, इसमें कौन-कौन सी भाषाएं मिलती हैं और क्या इसका स्वरूप मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक और मिलता है, भारत की आर्य भाषा परिवार आता है, एक भारत यूरोप की भाषा परिवार आता है, एक भाषा परिवार हमने छोड़ दिया जिसको हम क्या कहते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। देखिए मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट करके जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी ने कसम दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, कमेंट करके सही जवाब नहीं देना है। देखिए जब तक आप लोग सही जवाब नहीं देंगे, दो तरफा संवाद नहीं होगा, तब तक आनंद मजा नहीं आएगा। और जब तक आप जवाब नहीं देते हैं, तब तक वो चीजें आपको याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो
कसम तोड़िए, हाँ, और कमेंट करके जवाब दिया करिए, ठीक है। एक बड़ी समस्या है, क्या समस्या है? ऑनलाइन में कंसंट्रेशन लोगों का कम होता है, जबकि ये ऑफलाइन से ज्यादा महत्वपूर्ण कक्षाएं होती हैं, कम समय में अधिक आपको दिला देती हैं। लेकिन हमारे पास केवल एक समस्या होती है कि हम बतिया भी रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, सारा काम हम करते हैं, बस कमेंट नहीं करते हैं, कंसंट्रेट होके पढ़ते नहीं। तो कंसंट्रेट होके आप पढ़ेंगे और जवाब देते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। चलिए अब फटाफट बता दीजिए, द्रविड़ भाषा परिवार जो है, द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें हमारी जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए सर, बहुत टेंशन है। देखिए, जब टेंशन है इसका मतलब आप सक्रिय हैं, टेंशन है इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, टेंशन है मतलब आपको अपने लिए चिंता है, टेंशन है इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा। जो बढ़िया रसगुल्ला खाए, गले तक डकार मार रहा है और देख रहा है अंबानी की शादी में रील में कि कौन आया कौन नहीं आया, उसका सिलेक्शन कहां से होगा? उसको किस बात की टेंशन है? उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो उन्हीं को होगी ना जो लगातार सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको नौकरी की चिंता है ना, टेंशन उनको होगी। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या साहित्यिक रूप? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस सवाल का जवाब आपके तरफ से मैं लेना चाहता हूं, जल्दी से बताइए। देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। दरअसल जब हम सृष्टि की शुरुआत देखते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज क्या है? तो मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज क्या है? मौखिक भाषा है, यानी भाषा है। हमने मौखिक रूप में बोलना शुरू किया और जब हम थोड़ा-सा और विकसित हुए तो हमने चिन्ह बनाना शुरू किया, कुछ सिंबल हमने बना दिया, ठीक है? और सिंबल बनाने के बाद फिर हमने धीरे-धीरे उसको लिपि का रूप दिया। तो इस प्रकार से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मौखिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? चलिए फटाफट बताइएगा, खड़ी बोली। देखिए, हम बात करें वैदिक संस्कृत की तो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली 500 से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक। यानी जो अपभ्रंश की है अवस्था है, अपभ्रंश की अवस्था हमारी 1000 ईस्वी तक समाप्त हो जाती है। और एक कथन आता है, क्या कथन आता है कि अपभ्रंश, प्राकृत की अपभ्रंश की अंतिम प्राकृत अवस्था से हिंदी का जन्म होता है। आप सब इस कथन से भलीभांत परिचित होंगे। यानी जो हिंदी के जन्म की बात की जाती है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से की जाती है और यहाँ लगभग 1000 में आपकी अपभ्रंश भाषा का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा सही जवाब होगा? तो सही जवाब होगा यहां पर, दरअसल जब हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई, यहां पर प्रश्न आ रहा है विकसित हुई। जन्म की बात किया जाएगा तो जन्म में आप देखेंगे कि अमीर खुसरो के यहां भी आपको खड़ी बोली मिल जाएगी। लेकिन विकास की बात जब की जाएगी तो विकास में 19वीं शताब्दी में और खास करके द्विवेदी युग से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो द्विवेदी युग ऐसा युग है जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के बाद हिंदी का जो विकास है खड़ी बोली के रूप में वो विकसित हो जाता है। क्योंकि इसके पहले आदिकाल में देखें तो ब्रज भाषा का प्रभुत्व था, भक्ति काल में भी ब्रज भाषा थी और थोड़ा बहुत अवधि थी, रीति काल में पुनः ब्रज भाषा है, फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा का वर्चस्व था। धीरे धीरे लोग गद्य की भाषा खड़ी बोली के रूप में स्वीकार कर रहे थे, लेकिन खड़ी बोली में हिंदी का परिष्कार नहीं हो पाया था, तो परिष्कृत रूप देखने के लिए नहीं मिला था। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पर 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत मानते हैं और 19वीं शताब्दी में इसके विकास की अवस्थाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? चलिए जल्दी बताइए।
देखिए, भारत में हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, इसे आप भली-भांति जान लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित 100% प्रश्न पूछा ही जाना है और अगर आप याद किए रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, यहाँ बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी राजभाषा है और इसमें कई प्रकार की समितियाँ भी बनी हैं। हिंदी राजभाषा है, उसको लेकर कई प्रकार की समितियां भी बनी हैं। राजभाषा के तौर पर अगर देखें तो 14 सितंबर 1949 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को हिंदी में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। 17 भाग में अनुच्छेद 343 से 341 तक 351 तक राजभाषा का जो है उल्लेख है। और यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। और जो राजभाषा है वह किस किस भाग में है? तो राजभाषा का जो उल्लेख है वो भाग 17 में है। संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। और हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। ये अलग अलग चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? ध्यान रखिएगा, जब 8वीं अनुसूची का निर्माण होता है यानी मूल संविधान की जब चर्चा होती है तो इसमें कुल कितनी संख्या थी भाषाओं की? तो साथियों नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मूल संविधान में कुल 14 ही भाषाएं थी। बाद में इनको बढ़ाते बढ़ाते आज इनकी संख्या 22 तक पहुंच चुकी है। तो हम बात कर रहे थे 14 सितंबर 1949 की। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हम बात कर रहे थे सरस्वती पत्रिका की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका का प्रवर्तन किया और ये पत्रिका प्रयागराज से छपती थी सरस्वती के नाम से। और ये पत्रिका हिंदी में खड़ी बोली के परिष्कृत रूप के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? चलिए फटाफट बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस रूप में वहां पर होती है। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की, किसकी बात करें? पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में कुल बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। क्या है? ब्रजबुक लेने, ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव, हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। अब यहां देखिए कौन कौन सी बोलियां आ रही हैं। तो ब्रज का मतलब ब्रज, बू का बुंदेलिका का कन्नौजी, हरियाणा का हरियाणवी, कौरव का हिंदी खड़ी बोलियां कौरवी और दक्षिण का मतलब दक्षिणी। यहां पर एक शब्द आपको मिल रहा है दक्किनी। ठीक है, तो यहां दक्कन का पठार है और उसी से शब्द बना हुआ है दक्किनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्किनी हिंदी। दक्षिणी हिंदी यानी जो आपका क्षेत्र है दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत में खास करके जो आपका क्षेत्र है जहां की बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है। बताइए आप सबने कभी टेस्ट किया हो? बिरयानी वहां की बहुत प्रसिद्ध है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी कमेंट आप लोग करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए चलिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी हिंदी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किसे मान्यता मिली थी? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किसे मान्यता मिली थी? अब ये हमारा प्रश्न है। देखिए, हम बात करें फारसी भाषा की, तो फारसी एक ऐसी भाषा है कि जिसे अभी शास्त्रीय भाषा भी घोषित कर दिया गया है। इसे भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और अगर क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, नहीं पता है? अरे भाई,
और हिंट दे दें, वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। एक और बता दिया, हैदराबाद। बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब है। तो शास्त्रीय भाषा जो है, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, अभी भारत के संविधान में एक और क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ दी गई है जिसका नाम फारसी है। फारसी जो भाषा है, यह मध्यकाल में राजकाज की भाषा थी, यानी इस काल में दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक पूरे भारत में इसी में कामकाज होते थे, फारसी में। आप देखेंगे तो आज भी न्यायालयों में बहुत सारे शब्दों में आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो वहां पर भी इसकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट करके आप सब जवाब दीजिए। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संविधान की अनुमति की प्रदान के 15 वर्ष की अवधि तक 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस अवधि के समाप्त भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी या अंग्रेजों के अंकों को ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग करेंगे जो विधि निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 343 में यह कहा गया कि 10-5 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद समिति बनाकर इसको हम हटा देंगे, लेकिन यह कार्य आज तक नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, जो आसान से प्रश्न है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अभी भी मैंने इसकी चर्चा किया था, ये मध्यकाल की भाषाएं हैं, दोनों भाषाएं यहां पर प्रयोग में आती थी। 11 नंबर का प्रश्न है, हिंदी बोलियों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो ये तो और भी आसान प्रश्न है, कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो इसको हम पूर्वी में रख सकते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी, यानी कि कुल 5 वर्गों में से हम विभाजित कर सकते हैं। तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। 12, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? बुंदेली और कन्नौजी, तो अभी मैंने एक ट्रिक बताया था, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं? पश्चिमी के अंतर्गत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? और अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था, तो देखते हैं किससे विकास हुआ है। मैंने बताया था कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का जन्म होता है, और यहाँ जन्म की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, विकास की बात की गई है। तो जब भी जन्म की बात की जाएगी तो जन्म दात्री हो जाएगी आपकी संस्कृत, और जब भी विकास की बात की जाएगी तो हमेशा आपका हो जाएगा क्या? अपभ्रंश। ये प्रश्न बहुत सारे छात्र गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जन्म पूछा जाए तो संस्कृत होगा, और विकास पूछा जाएगा तो अपभ्रंश होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग इससे सहमत होंगे। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिहार की है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का तात्पर्य क्या होता है? दरअसल भाषा में बड़ी विविधता होती है, भाषा के रूप में एकता नहीं है। जैसे आप अपने घर पे ही देख लीजिए, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी शब्द है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को बहुत जगह क्या कहते हैं? टंगरी कहते हैं, टंगरी, ठीक है, बहुत जगह इसको ऐसे ही कहते हैं। मान लीजिए जो पुआल होती है, पुआल, पुआल जो धान की पुआल होती है उसको बहुत जगह पैरा कहते हैं, बहुत जगह पियरा कहते हैं, और हो सकता है कि आपके यहां कुछ और ही इसको नाम से पुकारते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं, शब्द वही हैं, चीजें वही हैं, लेकिन नामों में भिन्नता मिलती है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि भाषा बदलती रहती है, लेकिन इसी भाषा में एक रूपता लाने के लिए बड़े प्रयास किए गए, और यह कहा गया कि भाई अगर हम
राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे तो किस भाषा में लिखेंगे, कैसे करेंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम एक भाषा का एक निश्चित रूप बनाते हैं, मानक रूप बनाते हैं, एक रूप मान लेते हैं कि ये हमेशा स्टैंडर्ड होगा। जैसे सोना क्या होता है, 24 कैरेट खरा होता है। जैसे भी आम का सीजन चल रहा है, आम का सीजन, तो बहुत जगह पके हुए आम को क्या कहते हैं, कच्चे छोटे आम को अमिया कहते हैं, छोटे आम को कई जगह टिकोरा कहते हैं, ठीक है। और पके हुए आम को बहुत जगह क्या कहते हैं, सीकर कहते हैं, बहुत जगह पक्का कहते हैं ना। तो अलग अलग देखिए, तो ये रूप में देखने के लिए मिलता है, आपके यहां भी हो सकता है कुछ ना कुछ कहा जाता हो। तो एक इनका मानक रूप तैयार हो जाए जिससे भाषा में एक रूपता आ जाए, एक ही शब्द इसके लिए स्टैंडर्ड हो जाए। जैसे सोना भाई 24 कैरेट, 18 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 24 कैरेट है। तो वैसे ही भाषा में भी 24 कैरेट की भाषा शब्दावली कौन सी हो, इसके लिए मानक बोली, मानक भाषा का प्रयोग किया गया। और मानक भाषा का विकास किससे होता है, ये आपका सवाल है। मानक भाषा का जन्म, तो मानक भाषा हमने अभी आपको एक ग्राफ देकर बताया था कि खड़ी बोली जो है, जिसमें ज्यादातर परिवर्तन करके इसको मानक भाषा में परिवर्तित कर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखिए, भाषा कोई सामाजिक संपत्ति नहीं है। अगर कोई व्याकरणाचार्य वैयाकरण हो और उसका कोई पुत्र जन्म ले, तो कहे अरे हम तो पाणिनि के पुत्र हैं, हमारे तो भाषा जन्मजात मिली, तो भाषा कभी जन्मजात नहीं मिलेगी। किशोरीदास वाजपेयी की बात कर ले, कामतानाथ गुरु की बात कर लें, इनके पुत्र भी नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी वैयाकरण थे तो मैं वैयाकरण की बहुत सारी चीजें मेरे अंदर हैं, मेरे जीन में है व्याकरण। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये किसी भी प्रकार की अर्जित संपत्ति तो है ही नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या करना है, अशुद्ध तथ्य खोजना है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सीखी जाती है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा भाषा सामाजिक वस्तु है, ये सामाजिक वस्तु नहीं है, यहां ऑप्शन में दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम की पहली लिपि है। चलिए बताइए, लिपि का जब भी विकास होता है तो किस रूप में होता है। लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट लेके आती है कि लिपियों का विकास कैसे होता है। देखिए, जब भी लिपियों के विकास की अवस्थाएं होती हैं तो चार अवस्थाएं इस तरह से देखने मिलती है, चित्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि। चित्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि। और ध्वनि में ही दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है अक्षर का और एक हो जाता है वर्ण का। तो दो भाग हो जाते हैं अक्षर और वर्ण के रूप में। तो यहां 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा साथियों चित्रलिपि। नेक्स्ट, आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल के नाम से जो कवि जाने जाते हैं, स्वाभाविक है उन्हीं को कहा जाता होगा, अर्थात विद्यापति। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है, तो कृष्ण काव्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग की है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, यानी ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौर दक्षिण गए, यह सब हैं पश्चिमी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है। ये देखिए, ये 100% का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव किसने डाला, यानी दोनों को मिक्स किसने कर दिया, दोनों को मिक्स किसने कर दिया, तो सबसे अधिक प्रभाव फारसी ने डाला। अगर आप देखते तो अंग्रेजी का प्रभाव तो आधुनिक काल में पड़ा, लेकिन जो फारसी है, फारसी का प्रभाव साथियों कब पड़ा था, तो फारसी का प्रभाव हमारे मुगल काल में पड़ा। सबसे अधिक जो है इसी ने ही प्रभावित किया था, तो राइट हो जाएगा फारसी।
इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाद में इसका रूप बदल गया? ठीक है, चलिए देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे नाम जो है उनके रूप और स्वरूप पर रखे जाते हैं। जैसे किसी की उंगली में हाथ में 6 उंगलियां हैं तो उसका नाम छंगू कह दिया, कोई काला है तो उसको कल्लू कह दिया। वैसे एक लिपि का भी नामकरण इस तरह से होता है। एक लिपि का नाम है गधे के ओष्ठ के जैसे। गधे के ओष्ठ के जैसे जो लिपि है उसे खरोष्ठी लिपि के नाम से जाना जाता है। और खरोष्ठी लिपि जो है साथियों, वो पहले इसी तरीके से लिखी जाती थी, यानी कि खरोष्ठी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? ये तो 100 का प्रश्न है, आप देखेंगे परीक्षाओं में तो 100% एक प्रश्न यहां से पूछ ही लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोज जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। एडीआर जी, प्रिया, आरजू, शीता जी, चलिए सबका स्वागत है। यहां प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो पंजाबी नहीं लिखी जाती, बांग्ला, तमिल नहीं, मराठी लिखी जाती है। तो मराठी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है और थोड़ा बहुत गुजराती का भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर मराठी हो जाएगा। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? फटाफट बताइए, मेवाती और हड़ौती किस वर्ग की बोलियां हैं, ये आपको बताना है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बोली की जिसमें बहुलता होती है टावर्ग की, टावर की बहुलता होती है और यह राजस्थानी वर्ग की बोलियां हैं। और राजस्थानी की बोलियों को याद करने की एक ट्रिक है, क्या है? मामा, मेवा लेकर जयपुर गए। ठीक है, अब यही हमारा ट्रिक हो गया। इसमें राजस्थान की सभी बोलियां हमको मिल गई, मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थानी। राजस्थानी का जन्म किस अपभ्रंश से होता है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देखिए, ये प्रश्न का जवाब तो आप लोग ऐसे चुटकी बजा के दे देंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। फटाफट बताइए कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? लिपियों के विकास की बात की जाए तो हमने बताया कि लिपियों का विकास किस तरह से हुआ है। चित्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि का विकास 2 भागों में हो गया, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अब बात करते हैं, जब हम लिपियों के विकास में चलते हैं तो लिपियों का विकास भारतीय लिपियों के संदर्भ में 2 भागों में होता है। और इसकी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है? ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी। ये अगर आप याद रखेंगे कि ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक याद रखेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं। ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ब्राह्मी का मतलब हो गया ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी से क्या हो गया? यू फॉर यूजीसी, यानी ब्राह्मी का विकास 2 भागों में हुआ। एक तो हो गया उत्तरी और एक हो गया दक्षिणी। अब दक्षिणी और उत्तरी में हो गया तो साथियों यहां पर ब्राह्मी का विकास उत्तरी शैली से, उत्तरी शैली के बाद आता है जी, जी का मतलब गुप्त लिपि। फिर यहां पर जी फार गुप्त लिपि आ गया। उत्तर के बाद गुप्त लिपि आता है और गुप्त के बाद आता है सी, सी का मतलब हो गया सिद्ध मातृका। क्या हो गया? अगर ट्रिक मजेदार लगे, पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। तो आप देखते हैं कि ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, आपको याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि यूजीसी के सिलेबस में, बस इतना ही याद रख लीजिए, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो यहां पर ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, उत्तरी लिपि, उत्तर में फिर गुप्त, गुप्त में फिर सिद्ध मातृका और सिद्ध मातृका से जन्म होता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है। देखिए, जो लोग सिद्ध होते हैं बड़े कुटिल होते हैं।
किसी ने अगर सिद्धि प्राप्त कर लिए, थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, इसका मतलब ये हो गया जिसको सिद्ध प्राप्त है उसे कुटिला भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत कुटिल भी हो जाते हैं। तो इसे कुटिल लिपि के नाम से भी जाना जाता है, कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि जो है इसके दो भाग हो जाते हैं, देवनागरी 9वीं शताब्दी और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी। आप देख रहे हैं कि एक ही बैनर के तले सभी लिपियां आ जा रही हैं, सभी लिपियां आ जा रही हैं, इसका मतलब राइट आंसर हो गया लिपि, ये आपका राइट आंसर हो गया 25। इनमें से हिंदी तरभाषी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी तर राज्य है, हिंदी बोली और समझी जाती है, लेकिन यहाँ की मूल भाषा जो है वो महाराष्ट्र की मराठी है। दरअसल भारत में राज्यों का विभाजन और गठन किस आधार पर हुआ? भाषाई आधारों पर हुआ। और भाषाई आधारों पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ और किस सन में गठित हुआ, यह भी बताना है। जल्दी, तो जल्दी से बताइए। देखते हैं ये सवाल का जवाब जो सबसे पहले दे देगा। वाह, अनुराधा जी ने सबसे पहले जवाब दिया, आपको एक रसगुल्ला इनाम में दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन किस सन में हुआ? सन जो बताएगा उसको 2 रसगुल्ला दिया जाएगा। तो 1 नवंबर 1953 आंध्र प्रदेश सही है। बाकी लोग बताएं। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हिंदी के अंतर्गत नहीं रहता, क्योंकि मराठी के आधार पर महाराष्ट्र का नामकरण हुआ, गुजरात के आधार पर गुजराती का हुआ, पंजाबी के आधार पर पंजाब का नामकरण हुआ। तो इस तरह से आंध्र के आधार पर जो है आंध्रा भाषा। तो ये बहुत सारी भाषाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1956, एकदम सही जवाब है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1956 एकदम सही बात है। चलिए, बहुत विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी होती है अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो। हाँ मनोज जी, आपको आधा रसगुल्ला मिलेगा, क्योंकि आपने दोबारा वाला प्रश्न गलत कर दिया। दोबारा वाले में 53 होके 56 है, तो एक रसगुल्ला आपको मिला, दूसरा नहीं मिल पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? चलिए देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं, कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि भाई पहले 10 वर्ष तक अंग्रेजी काम करती रहेगी, और उसके 5 साल बाद एक समिति गठित होगी और वो संस्तुति सौंपेगी संसद को। फिर निर्णय लिया जाएगा कि भाई अंग्रेजी को रखें कि हटा दें। तो कुल मिला के 15 वर्ष तक तो हमको रखना ही है। और 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी की स्थिति आती है। यानी कि कब से कब तक हुआ, तो इसकी डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 जनवरी 1964 तक। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी 1964 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 27 हो गया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकशाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए ये सारी भाषाएं क्या हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा साधु भाषा। अब आपने क्या कहा कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं कोई मिला, ठीक है, कोई मिला तो अब सामान्य सा व्यक्ति है तो उससे अंग्रेजी बोलने लगी है। आई मीन टू से या व्हाट। अब बहुत सारे लोगों को देखिए कि इंग्लिश कुछ नहीं आती है, यानी कि हर 2 शब्द के बाद उनको सोचना पड़ता और हिंदी में बोलना पड़ता है, लेकिन अपना प्रभाव जमाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं ना। तो आई मीन टू से या कहने के बाद जो लोग हिंदी बोलने लगते हैं और एक थप्पड़ मारने के बाद आई माई रे कह के रोने लगते हैं, ऐसे लोग के लिए क्या कहा जाए कि साधु भाषा का प्रयोग करिए। यानी ऐसी भाषा जो सबके लिए सुलभ हो, सहज हो और समझने की योग्यता रखती हो, समझाने की योग्यता रखती हो, इस तरह की भाषा को साधु भाषा कहेंगे।
टकसाली भाषा, टकसाल, टकसाल का मतलब छापा खाना में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे टकसाली भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा मतलब जिसका अपना एक व्याकरण हो, जिसका एक अपना अर्थ हो, वह टकसाली भाषा होगी। तो यह सब योग्यता किसमें देखने के लिए मिलती है? ये सारी योग्यता देखने के लिए मिलती है साथियों मानक भाषा में। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कुछ होत है, पढ़त तही सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। चलिए इस सवाल का जो जवाब देगा साथियों उसको क्या देंगे? सुजानगंज वाला एटम बम देंगे। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो आपके बगल जो है एक तहसील है जौनपुर में सुजानगंज। सुजानगंज का जो रसगुल्ला है, व्हाइट वाला रसगुल्ला, वो बहुत बड़े आकार का होता है, इतना बड़ा सा। और वहां का क्या प्रसिद्ध है? वहां का क्या प्रसिद्ध है? तो वहां का प्रसिद्ध है एटम बम। उसको एटम बम कहते हैं उस मिठाई को। आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है, तो उसको एक एटम बम मुफ्त में दिया जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, देखते हैं सही लोग कितने जवाब आते हैं। तो साथियों 29 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए, और भी प्रश्न अभी हमारे पास है। तो क्या है? जाम में रस कुछ होत है, अब पढ़त ताहि सब कोए, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। बात में हमेशा दम होना चाहिए, बात हमेशा अनूठी होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी भाषा में हो। तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कोई सही जवाब नहीं दे पाया, एक हो गया सही जवाब। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में, चलिए फटाफट बताइए कितने लोग देखते हैं इसका सही जवाब देते हैं। देखिए यहां पर सदल मिश्र एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अमीर खुसरो तो है लेकिन उन्होंने कविता में दिया था, ग्रियर्सन ने इतिहास लिखा था और मिश्र बंधुओं ने भी इतिहास लिखा था, लेकिन खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इनका संबंध किससे? फोर्ट विलियम कॉलेज से है, जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? यह सवाल का जवाब मैंने अभी अभी पढ़ाते समय ही दिया है, फटाफट बताइए किसका रूप माना गया है? ये प्रश्न नंबर है 32। देखिए यहां पर हम बात करें एक भाषा, तो हमने क्या लिखा था? संस्कृत, फिर से लिख देता हूं पाली, प्राकृत, अभ्रंश। यहां तक आते हैं तो 1000 ईस्वी पहुंच जाती है और इसके बाद ही हिंदी का जन्म होता है। यानी अभ्रंश का जो रूप था वही क्या हो जाता है? बदलकर पुरानी हिंदी में व्यवस्थित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अभ्रंश से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा एक और बढ़िया से। देखिए जो जानवर होते हैं वो पागुर कहते हैं, क्या करते हैं? पागुर करते हैं। और हमेशा जानवर जो पागुर करते हैं उनका मुंह किधर होता है? तो उनका मुंह होता है पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ मुंह करके पागुर करते हैं। और एक ट्रिक हो जाता है परागु, एक ट्रिक क्या हो जाता है? परागु हो जाता है। तो पा से पश्चिमी, रा से राजस्थानी और गु से गुजराती, यानी तीनों जो हैं इनका जन्म पश्चिमी मतलब पश्चिम की तरफ करते हैं। तो ये किससे हुआ है? आपका हुआ है सौर सेनी से, क्योंकि सूर्य की जो सेना है वो पश्चिम की तरफ, यहीं पर सूर्य हो जो है वो अस्त हो जाता है। तो यहां सूर्य जो है आपका अस्त हो जाता है और जानवर पश्चिम की तरफ मुंह करके परागु करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती, इन तीनों का जन्म किससे हुआ है? सौर सेनी अभ्रंश से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां अभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां अभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, आप बताइए। देखिए मागधी से तो जन्म हो गया है बिहारी का, लेकिन पूर्वी का जन्म हुआ है अर्धमागधी से। नेक्स्ट,
भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? चलिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए फिर से लगाते हैं एक और दांव। इस बार जो सही जवाब देगा उसको 4 पानी पूरी खिलाई जाएगी। 4 पानी पूरी, बढ़िया एकदम मजेदार, ठीक है। और ये चारों चारों पानी पूरी अलग अलग पानी होगा, किसी में खट्टा किसी में मीठा। चलिए देखते हैं कौन कौन पानी पूरी आज जीतता है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग जो लगाएगा वो एकदम 4 पानी पूरी आज जीत सकता है। जवाब आपको देना है। देखिए पहला जवाब प्रिया जी का आया, क्या है? 35 का बी आया हुआ है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विज्ञान के विकास खंड में पद। ध्यान रखिएगा, पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन कहां किया जाता है? तो ये एकदम बहुत आसान सा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आपके सवाल में ही छुपा हुआ है, यानी कि वाक्य विज्ञान। पद से वाक्य बनाया जा रहा है तो वाक्य ही तो होगा, बताइए। पद से जब आप वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य ही तो होगा। हाँ, किसने जवाब दिया है? बलराम कुमार कह रहे मेरा सही है ए। नहीं बबुआ, कहां आपने ए कहा है? पद विज्ञान नहीं, देखो पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया की बात कह रहा है। अगर हम शब्द से पद बनाने की वाक्य करते तब पद होता ना। चलिए क्षमा करिए, कोई भी जीत नहीं पाया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ट्राई, बेल ट्राई। नेक्स्ट, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया है? हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदुई या उर्दू का? चलिए ये आसान सा प्रश्न है, इस पे एक लड्डू जवाब में देते हैं। एक लड्डू जवाब में देते हैं, छोटा सा सवाल है इसलिए बहुत बड़ी चीज दांव पे नहीं लगाएंगे। एक लड्डू जवाब में है, जो सही जवाब देगा उसको एक लड्डू खिलाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। तो भाषा के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया है? चलिए देखिए, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी की बात करते हैं। और हिंदुस्तानी भाषा का मतलब क्या है? जिसमें हिंदी मिली हो और हिंदी के साथ उर्दू मिली हुई हो। हिंदी और उर्दू जिसमें मिलियत जिले रूप में देखने के लिए मिलती है वह हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाती है। तो अमृता सिंह ने डी जवाब दिया, मुकेश ने दिया है बी जवाब, मनोज ने दिया है ए जवाब। तो बी जवाब किसने दिया है? मुकेश जी ने दिया है, ठीक है। तो चलिए मुकेश जी को एक लड्डू इनाम में देते हैं भाई। बताइए कौन सा लड्डू चाहिए? पीला वाला चाहिए? ये हो गया आपका पीला वाला लड्डू। चलिए तो आपको ये पीला वाला लड्डू इनाम में दिया जा रहा है। किसको दे दे भाई? मुकेश जी को। अब आप लोग मत कहिएगा कि हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। जो सही जवाब देगा उसी को मिलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो सही जवाब देगा उसी को। अब फिर ट्राई करिए, हो सकता है कि अगले विजेता आप ही हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं 38 नंबर का प्रश्न। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अब आप ये मत कहिए कि सर इस पे लगा दीजिए, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती। देखिए अयोध्या का एक नाम साकेत भी है, अयोध्या का नाम क्या है? साकेत भी है। और इसी आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि अयोध्या जो है इसका केंद्र है। वैसे अगर इसमें ऑप्शन एक और होता, एक और ऑप्शन होता बैसवाड़ा या उन्नाव होता तो वह इसका केंद्र होता। ये राइट आंसर हो गया। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध भाषा के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, कटु कर्कश भाषा के अर्थ में। चलिए भैया जलेबी, इसमें बता देता हूं पहले से ही किसमें आप सबके लिए जलेबी की व्यवस्था की गई है, बल्कि इमरती की व्यवस्था की गई है। इमरती, इमरती जो है एक रचना भी है। इमरती, लौंग लता, इस नाम की साहित्य में रचनाएं भी आई हैं। तो इस बार इमरती इनाम में दी जाएगी इस सवाल के लिए। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो जो इसका सही जवाब दे देगा उसको ये इमरती दी जाएगी। देखते हैं कि इस बार के विनर विजेता कौन होते हैं। चलिए तो यहां देखते हैं 40 नंबर के लिए ए आया है प्रिया जी का जवाब
और चलिए देखते हैं। और सीता जी का डी जवाब आया है, मुकेश का 40 का सी आया है, अनुराधा का 40 का बी आया है, सीता का ए आया है। चलिए अब लगभग सवाल आ गए, एक एक ऑप्शन आ गया है, अब खोल देते हैं दरवाजा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में। तो दिल्ली और जो यहां का क्षेत्र है आसपास का, वह यह क्षेत्र है जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं कि इस बार भैया कौन जीता है, कौन जीता है। देखते हैं भाई, देखिए पेपर के विषय में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि कौन जीता है। इस बार भी लगता है कि बी किसने दिया था, मनोज ने जवाब दिया था। चलिए, तो इस बार भाई ये मुकेश, अनुराधा ने भी बी दिया था। चलिए, तो आज ये भाई कई लोगों ने दे दिया था, कई लोगों ने मिलकर जवाब दिया था, इसलिए ये ड्रॉ कर देते हैं। ये सब लोग आपस में बांट लीजिए, जितने लोगों ने सही जवाब दिया था एक एक इमरती बांट लीजिए। बहरहाल सही जवाब है दिल्ली से मेरठ के आसपास की बोली। दरअसल जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली जो होती है, इसका स्वरूप है कि जैसे हम यहां पशु कहेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा, रोटी कहेंगे, तो इस प्रकार की ये खड़ी बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप सबको सही जवाब देना है। प्रश्न संख्या 41। तो देखिए, सबसे पहले ये बात चंद्र शर्मा गुलेरी ने कही थी, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको कहा था। 42 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जवाब देने में। तो स्वयंभू है, स्वयंभू। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? चलो गुरु, इसका सही जवाब जो देगा, इसका सही जवाब जो देगा, चलिए उसको क्या करते हैं गुरुजी, एक ठंडी लस्सी पिलाते हैं बढ़िया सा। चलिए मलाई मार के बढ़िया से लस्सी तैयार है, देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है इसका। तो इस लस्सी का विजेता अभी घोषित करेंगे, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए 43 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन की डेट याद करना आवश्यक है। तो बलराम जी ने बी कहा है, प्रिया जी ने बी कहा है, और रेखा यादव ने 1963 कहा है, सीता ने बी कहा है, और मुकेश कुमार ने 43 का ए कहा है। वाह, मजा आ गया। देखते हैं क्या है सन 1963 ए। देखिए ज्यादातर लोगों ने लस्सी जीत ली है, इसलिए लस्सी को ड्रा कर दिया जा रहा है। लस्सी गिर जाएगी लेकिन किसी को पिलाएंगे नहीं। कारण यह है कि ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दे दिया है, तो 3-4 लोगों ने सही जवाब दिया, इसलिए लस्सी को किसी को नहीं पिलाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ले गुरु, अब इसका जो सही जवाब दे देगा वही वाली लस्सी यहां पर आपको फिर से पिलाएंगे। इस बार की लस्सी जो मिल रही है वो केसर लस्सी है, ध्यान रखिएगा किस तरह की लस्सी है। केसर लस्सी बहुत बढ़िया राजस्थान में मिलती है, कभी राजस्थान जाइए तो अब जरूर पीजिएगा। लस्सी में केसर डाल के केसरिया लस्सी बनाई जाती, बहुत मजेदार लस्सी होती है, तो जरूर पीजिए। यहां पर संशोधन पूछा है कि इसका संशोधन कब किया गया, तो ठीक 4 साल बाद इसका संशोधन किया गया। और इस बार जो सही जवाब आया है अनुराधा के द्वारा आया है, तो ये जवाब का जो अनुराधा सिंह को, अनुराधा जी को इस बार विजयी घोषित किया जाता है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की अनुमति की उनमें कितने सदस्य थे? गुरु ये बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब देना है आपको, किसमें कितने सदस्य थे। देखिए इसके लिए आपको क्या जवाब में दिया जा रहा है, तो इसमें आपको भैया हम क्या कर दें, ये लीजिए, ये जवाब में दे रहे हैं। क्या है ये जवाब, जब मिल जाएगा तब आपको बताएंगे कि क्या है ये। तो इस बार सही जवाब आया है, मुकेश ने 45 का सी कहा है, मनोज ने 45 का सी कहा है,
प्रिया जी ने 45 का सी कहा है, अनुराधा जी ने 45 का 11 कहा है। राइट आंसर हो गया 45 का ई सी। 21 मेंबर थे टोटल। तो एक गाना साहब आपने सुना होगा कि इमली खट्टी मीठे बेर, चल घर जल्दी हो गई देर। तो ये इमली आपको जवाब में, सही जवाब में, उत्तर में मिल रही है पुरस्कार के तौर पर। तो इमली आप सबको मुबारक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? ये प्रश्न तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए, तो ये जो विवाद हुआ था, इसके पुरुषोत्तम दास टंडन ये इसके राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो ये 47 नंबर का प्रश्न है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, और सही जवाब मित्रों आपको देना है 47 नंबर का। चलिए प्रयास करिए। अब देखिए साथियों, ये सवाल का जवाब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में आके देंगे हमें, और विजेता का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो देखिए, हिंदी का जो प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हुआ, हिंदी का विकास जिसमें युग में हुआ, खड़ी बोली का विकास जिसमें युग में हुआ, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 19वीं शताब्दी इज द राइट आंसर। हिंदी की मंडियाली बोली का संबंध किससे है? गुरु अगर इसका जो जवाब दे देगा ना, उसको क्या करेंगे, स्विट्जरलैंड की सैर कराएंगे। कहां की सैर कराएंगे? स्विट्जरलैंड की सैर कराएंगे। मंडियाली सही जवाब देना है। देखते हैं कौन है। तो इस बार जो है पंकज मोहन श्रीवास्तव, भाई पंकज जी ने जीत लिया है स्विट्जरलैंड का सैर। ठीक है, चलिए, तो ये साथियों है स्विट्जरलैंड, और ये हम पंकज जी को कह रहे हैं कि आप जाइए इसमें सैर कर लीजिए। हो गई सैर। चलिए फटाफट वापस आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, अवधी आती, और क्या आएगी? 51 नंबर का प्रश्न है। भाषा का निर्माण अपभ्रंश में क्षेत्रीय या देसी भाषाओं के अधिक मिश्रण के फलस्वरूप हुआ है। यह नाम अपभ्रष्ट या विकृत रूप है। अपभ्रष्ट शब्द का संबंध संस्कृत से है। पा का विकार वा के रूप में हुआ और स्टा का विकार स्ठ के रूप में परिवर्तित होकर यह नाम बना। मध्यकालीन आर्य भाषा की यह अंतिम कड़ी है। मध्यकालीन आर्य भाषा किस अवस्था या कड़ी को अपभ्रंश तथा हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? अवहट्ट, प्राकृत, संस्कृत या खड़ी बोली? तो क्या कहा जाता है? सब जन मिठा अवहट्टा वाला जो है विद्यापति। विद्यापति की दो रचनाएं इस भाषा में मिलती हैं, और राइट आंसर हो जाता है अवहट्ट। सौर सैनी अपभ्रंश राजनीतिक तथा भाषा के वैज्ञानिक कारणों से राष्ट्रभाषा का रूप ले रही थी। उसी का परिवर्तित रूप ईसा की 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा बन रहा। यह अवहट्ट ही है। भाषा की विकास की दृष्टि से अवहट्ट अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है, किंतु साहित्य रचना इस भाषा में 14वीं शताब्दी से होती रही। यह किसका कथन है? चलिए, तो 52 का पंकज जी ने कहा है भोलानाथ का कथन है। बताओ भैया, इतना जल्दी जवाब दे रहे हैं। भोलानाथ का कथन है? नहीं, भोलानाथ कथन नहीं है। ये जो सही जवाब दे देगा उसको दिल्ली की सैर कराएंगे। दिल्ली रहता हूं, आ जाइए दिल्ली, और बढ़िया हम लोग चलेंगे आज ही रात में इंडिया गेट, वहीं पर खाएंगे आइसक्रीम आपके साथ, जो सही जवाब देगा। फटाफट बताइए जो सही जवाब देगा। देखिए, सही जवाब है इसका, कोई नहीं जीत पाया इसका सही जवाब।
राइट आंसर है शिव प्रसाद सिंह। देखिए ये प्रश्न थोड़ा उलझाऊ है क्योंकि यहां लोग भाषा वैज्ञानिक पर तुक्का लगा रहे थे और लेकिन वास्तविकता कौन है, सही जवाब हो जाते हैं शिव प्रसाद सिंह का। निम्न कृतियां किस भाषा की हैं? संदेश रासक 12वीं शताब्दी दामोदर पंडित, कीर्तिलता कीर्ति पताका 14वीं शताब्दी विद्यापति, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिरीश्वर ठाकुर और ज्ञानेश्वरी 14वीं शताब्दी संत ज्ञानेश्वर। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। बताइए फटाफट 53 नंबर का। अमृता ने कहा है कि मैंने बताए। अच्छा, हमने तो देखा ही नहीं, देर से बताया होगा। चलिए बताइए 53 नंबर का प्रश्न है, फटाफट बताइए 53 नंबर का प्रश्न है। तो 53 में बहुत आसान सा जवाब होगा अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवहट का समय सीमा पूछा है, अवहट की समय सीमा पूछा है। चलिए अवहट का समय सीमा बताना है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। चलिए अवहट की समय सीमा बताइए। देखिए सबकी समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश की समय सीमा, देखिए प्रश्न संख्या है 55। 55 में पूछा है कि अवहट की समय सीमा क्या है। तो 54 का डी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ भाषा के सामान्य मापदंड से बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत के आचार्यों और इस भाषा के विद्वानों ने इसे देश भाषा कहा है। कुछ विद्वान इसे लोक भाषा भी मानते हैं। स्वयंभू पुष्पदंत ने इसे ग्राम्य भाषा कहा है। 19वीं शताब्दी के विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन, भंडारकर, सुनीति कुमार चटर्जी आदि ने इसे देश भाषा माना है, जबकि याकोबी, कीथ, ज्यूल, ब्लॉक, ऑक्सफोर्ड ने इसे साहित्यिक भाषा माना है। यह कौन सी भाषा है? अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या खड़ी बोली, और इस किस भाषा के विषय में यह कथन कहा गया है? तो प्रश्न संख्या बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जल्दी से बताइए। 56। तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। 57, ऋग्वेद की भाषा क्या है? ये तो और भी आसान है, वैदिक संस्कृत है, अभी मैंने चर्चा किया था। वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यासकृत महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, तो ये भी संस्कृत में है। कालिदास भवभूत जयदेव किस भाषा के रचनाकार हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, संस्कृत के हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत के हैं। बुद्ध वचनों के त्रिपिटक, संग्रह, सूत पिटक, धम्म पिटक और अभिधम पिटक और विनय पिटक की रचना किस भाषा में की गई है? और बौद्ध दर्शन से संबंधित रचनाएं लिखी गई, जातक, अवहट कथा, दीपवंश और महावंश आदि की रचना किस भाषा में की गई है? ये आपको जवाब देना है कि ये सब किस भाषा में हुए हैं। फटाफट बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा पाली, पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में क्या थी? ये 61 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये क्या थी? प्राकृत जनभाषा थी। ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक पीढ़ी नीचे भाषा गिरी रहती है। जैसे संस्कृत जिस समय बोली जा रही थी वैदिक, उस समय लौकिक संस्कृत आम लोगों की भाषा थी। जिस समय लौकिक भाषा बोली जा रही थी उस समय प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। प्राकृत जिस समय साहित्यिक भाषा थी उस समय पाली आम लोगों की भाषा थी। यानी एक पायदान नीचे ही गिरी होती है। नागर, उपनागर, अभीर, ब्राचड़ किसके भेद थे? चलिए यह जवाब देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब देने वाले के यहां आज बारिश होगी, उसके यहां बारिश भेज रहा हूं फटाफट। तो जल्दी से जवाब दीजिए और बादलों को मैं यहां से भेज दूं। सही जवाब देना है। नागर, उपनागर, आभीर, ब्राचड़ किसके भेद थे? जो सही जवाब देगा उसके यहां बारिश भेजूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो पंकज जी ने एकदम सही जवाब दिया है। पंकज जी ने एकदम सही जवाब दिया है।
देखिए 1 घंटे बाद आपके यहां बारिश होगी, राइट आंसर हो गया इसका अपभ्रंश। 63 है, का कालखंड है 5वीं से 10वीं शताब्दी तक इत्यादि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भविष्य कहा, धनपाल, जसहरचर्यु, महापुराण, पुष्पदंत, पौमचर्यु, स्वयंभू, करकंडचर्यु, कनकामर, दोहा कोश, चर्यापद, 84 सिद्धों की रचना इत्यादि किस भाषा में हुई है? प्रश्न संख्या 63। तो यह भी वही होगा उत्तर, यह भी अपभ्रंश वंश होगा। और 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न भारतीय आर्य भाषाओं में किसका समय सीमांकन ठीक नहीं है? चलिए बताइए, 64 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसका समय सीमांकन सही नहीं है? देखते हैं। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व, कई जगह यहां पर 800 भी मिलता है इसके समय। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1100 से 500 तक। तो यहां आपको बताना है कि इसका समय सही नहीं दिया गया है, ठीक है? तो किसका नहीं दिया गया है? 100 से 500 तक प्राकृत का समय। प्राकृत का समय 100 से 500 ये आपका सही नहीं दिया गया है। तो इसका वास्तविक समय क्या है? आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, इसका वास्तविक समय क्या होगा? तो प्राकृत का समय जो है 1 से 500 ईस्वी तक का है, तो यहां 1 हटा के 500 कर दीजिए तो हो जाएगा ये सही, ठीक है? 65 नंबर का प्रश्न है, प्राकृत की समय सीमा क्या है? तो प्राकृत की समय सीमा की चर्चा अभी हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, 1 से 500। तो आज हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न किए, ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। इसके बाद हम दूसरा जो शुरू करेंगे वो करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न करेंगे, सभी टॉपिक वाइज जितने महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। फिर क्या करेंगे, आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। तो इस तरह के टॉपिक वाइज जो है प्रश्न आपको करवाएंगे। आप लोग जुड़िए, लाइक और शेयर करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, प्यार इसी तरह से देते रहिए, विश्वास करते रहिए। अगर आप सब हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसका अंतिम प्रहार नाम है यल्टीग्रेड जैसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट दिसंबर के फाउंडेशन बैच के लिए, तो ये सारे बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं। बीपीएससी टीयर 4 के भी बैचेस उपलब्ध हैं। आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है साथियों 96 28 95 92 37। तो चलिए संडे का एंजॉय करिए, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।